एक द्वीप के घने जंगल में किसी समय एक विशाल छिपकली रहती थी। इस द्वीप को आजकल बाली के नाम से हम लोग जानते हैं। जिस जंगल में ये छिपकली रहती थी उसमें इतने अधिक कीड़े मकोड़े थे कि अपना खाना तलाश करने के लिए उस छिपकली को कहीं जाना नहीं पड़ता था। वो एक वट वृक्ष पर रहती थी और उस वट वृक्ष के पास जब भी कोई कीट गुनगुनाता करता हुआ बाहर आता तो वो अपनी लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकालती और उसे झट से दबोच लेती, पकड़ लेती। छिपकली वो सब काम कर सकती थी जिन्हें करने की दूसरे जानवर सिर्फ कामना कर सकते थे। वो अपने पंजों पर लगे नन्हे खूंटों की सहायता से पेड़ों पर चढ़ सकती थी, डालियों पर भाग सकती थी। अगर वो अपनी पूंछ गंवा देती, जैसे छिपकली यानी गिरगिट की पूंछ कभी कभी टूट जाती है, वो अपनी नई पूंछ गंवा देती तो नई पूंछ निकल आती थी जो पहले से अधिक मजबूत होती। रात में छिपकली को जंगल में घूमना बड़ा अच्छा लगता। उसकी ऊंची पुकार केको केको जंगल में सोए हुए सभी जानवरों को जगा देती थी। सब उसे छिछोरा खुदगर्ज प्राणी समझते थे, लेकिन छिपकली के पास इस तरह चिल्लाने के अपने कारण थे। कभी कभी हुदहुद यानी कठफोड़वा सारी रात उसके पेड़ पर चोंच मारता रहता, ठक 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 ठक, और उसे जगाए रखता। कभी कभी जैसे उसे नींद आती, बड़ी संख्या में जुगनू उसके आसपास इकट्ठे हो जाते। वो उसके आसपास उड़ने लगते और संध्या के आकाश को अपनी रोशनी से प्रकाशित करते। उनके लाल और पीले शरीर आग की चिंगारियों के समान लगते थे। एक शाम क्या हुआ कि छिपकली वट वृक्ष के पास बैठी थी तो वहां जुगनू इकट्ठे हो गए। पहले एक जुगनू जगमगाया, फिर बाकी जुगनू एक साथ जगमगाने लगे और जंगल में दूर दूर तक प्रकाश की लहरें चमकने लगी। प्रकाश की किरणें इतनी चमकीली थी कि रात दिन में बदल सी गई। घंटे पर घंटे बीतते रहे और जुगनू टिमटिमाते रहे, जगमगाते रहे। आखिरकार छिपकली से सहन नहीं हुआ, मुश्किल हो गया, तो वो चिल्लाई गेको गेको। वो चिल्लाने लगी और वनराज से शिकायत करने के लिए धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई। उधर वनराज जो अपनी गुफा में सोया हुआ था, उसने सोचा कि कोई महत्वपूर्ण बात होगी। वनराज ने बिस्तर से उठते हुए कहा, आधी रात का समय है। ओह, बहुत महत्वपूर्ण है महाराज, छिपकली ने झटपट कहा। मैं सो नहीं पा रही हूँ, जुगनू लगातार जगमगा रहे हैं। वनराज मुस्कुराया, अरे तो हम दोनों की एक ही समस्या है। जुगनू तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम मुझे परेशान कर रही हो। जी हाँ, छिपकली ने लज्जित महसूस करते हुए कहा, मैं शिकायत नहीं करती महाराज, पर मैं सच में बिल्कुल सो नहीं पा रही। मैं इसकी जांच करूंगा, वनराज ने आश्वासन दिया। और अगले दिन बहुत सुबह वनराज जुगनुओं के पास आया और पूछा, तुम दूसरों को परेशान क्यों करते हो? हमारे जंगल में रात के समय सब शांत और चुप रहते हैं। जुगनू बड़ी विनम्रता से बोले, हम चमक कर किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। हुदहुद पेड़ पर ठोकर मारकर रात भर चेतावनी का संकेत दे रहा था। हम तो बस उसका संदेश सबको पहुंचा रहे थे। हुदहुद यानी कठफोड़वे को ढूंढने में वनराज को कोई कठिनाई न हुई। पेड़ पर ठोकर मारने की उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, टक 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 टक। वो पहुंचे उसके पास।
ये बताओ कि तुम इस तरह पेड़ों पर लगातार ठोकर क्यों मारते रहते हो? शेर ने पूछा। कठफोड़वे यानी हुदहुद ने झट से कहा, महाराज, काला गुबरैला जंगल में सारे रास्ते पर गोबर गिराता रहता है। इसके पहले कि उस गंदे मल से हम सब बीमार हो जाएं, उसे रोकना होगा। दूसरों को सचेत करने के लिए मैं पेड़ पर ठोकर मारता रहता हूँ। ये एक गंभीर समस्या है, वनराज ने कहा। मैं अभी काले गुबरैले को ढूंढता हूँ। काला मोटा गुबरैला जो चमकदार तांबे के समान चमक रहा था, गोबर के गंदे गोलों को लुढ़काने में व्यस्त था। जब वनराज उसके पास आया, गुबरैला रुक गया और उसने विनम्रता से समझाया, महाराज, भैंस अक्सर इस रास्ते पर आती जाती है और अपने गोबर के ढेर रास्ते पर गिराती जाती है। रास्ते को साफ कर मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। इन सारी शिकायतों से ऊबकर वनराज अपने घर की ओर चल दिया। जाने से पहले उसने काले गुबरैले को आदेश दिया, जैसे ही भैंस तुम्हें दिखाई दे उसे मेरे पास आने को कहना। अपनी बात कहने के लिए भैंस झटपट वनराज के घर चली आई। गुबरैले ने उसे बताया तो महाराज से मिलने चली आई और शिकायत करने लगी, महाराज, जंगल में कोई प्राणी मेरे काम का महत्व नहीं समझता। वर्षा जल के रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे बना देती। उन गड्ढों को भरने के लिए मैं गोबर का ढेर गिराती हूँ ताकि सब आसानी से रास्ते पर आ जा सके। मेरे काम के महत्व को कोई नहीं समझता, महाराज। शेर इतनी जोर से दहाड़ा कि सारा जंगल कांप गया। ना समाप्त होने वाली इन शिकायतों से शेर तंग आ चुका था, पर वो हार मानने को तैयार न था। उसने वर्षा से बात करने का सोचा। वो गुनुंग बटुर की ओर चल पड़ा। वो एक ऊंचा पहाड़ था जहां वर्षा बहुत निकट थी। जब शेर पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा था, घने बादल इकट्ठे हो गए। तेज हवा चलने के कारण ऊपर जाना कठिन होता जा रहा था। जब वो गुनुंग बटुर की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया तो उसने दहाड़ कर कहा, वर्षा, तुम जंगल के रास्ते क्यों बर्बाद करती हो, जिससे जानवरों को चलने में दिक्कत होती है। वर्षा के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए शेर थक कर जमीन पर बैठ गया। वर्षा ने कोई उत्तर नहीं दिया। शेर ने बाली द्वीप की ओर देखा, पहाड़ के ऊपर से। उसने झिलमिलाती नदियां, नीले आकाश में टहलते हुए बादल और दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियां। वर्षा की बूंदें गिरने लगी और उसके थके हुए बदन में ऊर्जा भरी। वो सारे जंगल को नवजीवन दे लगी। शीतल हवा ने उसकी सारी चिंताएं मिटा दी। वनराज को तब एहसास हुआ कि उसने मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया। वहां विश्राम करते हुए वो द्वीप की सुंदरता को निहारता था। उसने उन सब के बारे में विचार किया जिनके लिए वर्षा हितकारी थी, चाहे वो रंग बिरंगे पक्षी हो या शक्तिशाली जानवर या छोटे मच्छर। वनराज मुस्कुराया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो कुछ भी दिखा उसका वो आनंद लेता। घर पहुंचकर शेर ने छिपकली और उन सबको बुलाया जिन्होंने शिकायत की थी। वनराज ने कठोरता से कहा, वर्षा के जो लाभ हैं उसके बारे में सोचो। कल कल करती नदियां, जंगल के पेड़ पौधे और हम जो खाना खाते हैं, सब कुछ वर्षा की ही देन है। और छिपकली, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि वर्षा के बिना कोई भी कीट ना पैदा होगा और कीड़े मकोड़े कीट नहीं होंगे तो उसके बिना तुम भूखी रहोगी और दुखी हो जाओगी। अपनी शक्तिशाली आवाज में वनराज ने आदेश दिया,
शिकायत करना बंद करो, घर जाओ और एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। बाली द्वीप के सभी जानवरों ने यही किया। अब कठफोड़वा इस बात का ध्यान रखता है, हुदहुद इस बात का ध्यान रखता है कि छिपकली के पेड़ पर ठोकर ना मारे। जुगनू भी अब संध्या के आकाश को जगमगाते हैं, लेकिन छिपकली के अधिक निकट नहीं आता। और छिपकली दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही है। अब शिकायत करने का उसके पास कोई कारण ही नहीं।